हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीईओ संदीप टंडन साहब। टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। लाइफ टाइम नमस्कार हाई जी। पर मार्केट है। आई एम श्योर आपके इन्वेस्टर्स बड़े खुश होंगे। पहले या तो बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं बजट को लेकर, लेकिन बजट से के पहले एक, चूंकि आपके फंड के इन्वेस्टर्स काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपका फंड सुर्खियों में रहा था। रेगुलेटर्स की तरफ से कुछ जो एक्शंस हुए थे, एक बार जरा अपडेट दें यार, अपने निवेशकों को बताएं इस वक्त क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। और दूसरा ये कि फंड के आपके इनफ्लोज पे किसी तरह का कोई फ़र्क पड़ा है, रिडम्पशंस हुए हैं या अभी भी पहले की तरह ही आपके एप्लीकेशंस और फंड्स आ रहे हैं, जरा एक जायजा दें सर। अनिल, देखिए, एक एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जो रेगुलेटर देख रहा है, तो हम लोग ने उसमें अपनी कॉपरेशन चालू है, तो उसके बियॉन्ड कोई कमेंट देना उचित नहीं होगा। ओके, क्योंकि एक रेगुलेटरी मैटर है, तो वो दे आर लुकिंग इनटू इट। हम्म। दूसरी चीज है जो अपना फ्लो की बात है कि हाँ, 3-4 दिन फर्स्ट पहले 3-4 दिन में थोड़ा इम्पैक्ट था। अब देखिए, थोड़ा नॉइस होगा तो कुछ ना कुछ तो एक लोगों को साइकोलॉजिकल हर्ट हुआ था, तो उधर 3-4 दिन हमको रिडम्पशंस हुए थे फर्स्ट थिंग। बट लास्ट 2 हफ्ते अगर हम देखें तो हमारे फ्लोज बैक टू नॉर्मल हो गए हैं। ओके। और अगर 3 हफ्ते का फ्लो निकाल के देखें तो हार्डली कुछ 600 करोड़ का कुछ आउटफ्लो हुआ, और लास्ट 2 में फ्लो वीक पॉजिटिव है। लास्ट वीक भी पॉजिटिव था, कल भी हम पॉजिटिव थे। तो ओवरऑल फ्लो जो नॉर्मल आता था उसी तरह से वापस आना स्टार्ट हो चुका है, और जो रिडम्पशंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुए थे फर्स्ट वीक में वो सेटल हो गए। अभी बैक टू नॉर्मल रिडम्पशंस होते हैं, जो नॉर्मल इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसी तरह का सिचुएशन पे हम लोग वापस आ गए। परफेक्ट। तो संदीप जी, क्या ये समझे कि फिर आपके एयूएम जो है फिर से आपके हाईएस्ट लेवल के आसपास ही है? कहाँ इस वक्त कितना एयूएम है आपके फंड्स का? देखिए, हमारा अभी हम लोग मतलब 95,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब नियरली 95,000 करोड़ के आसपास हैं आज हम लोग। ओके, 95,000 ऑलमोस्ट हाई के आसपास आप इस वक्त है। आइए अब जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है, जरा उस पर मैं सवाल हूँ। बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं बाजार, क्योंकि बजट के पहले मजबूत है, गिरता नहीं है, हर रोज बढ़ता है। इसका मतलब ये तो है कि बजट को लेकर कोई खास डर नहीं है। क्या सोच रहा है बाजार? देखिए अनिल जी, मैं इसको एक लार्जर पिक्चर से लिंक करूंगा कि लास्ट 1 साल में ग्लोबली बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। 35 कंट्रीज में इलेक्शन हुए हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। जो जियो पॉलिटिकल, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो प्री इलेक्शन, फ्री एग्जिट पोल, फिर इलेक्शन, ऐसे को लेके लास्ट 1 साल से लोग बहुत कॉशियस हैं इंडिया में। ओके। और मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली फैमिली ऑफिस, कॉर्पोरेट्स, ओके, एफआईएस पर्टिकुलरली काफी कॉशियस रहे थे। तो एक आपने देखा कि जैसे भी इलेक्शन का आउटकम आया, तो पहले तो लोग इलेक्शन के आउटकम से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी आप देखिए एफआईएस का वीक ऑन वीक फ्लो बढ़ा है पोस्टिंग। तो मुझे उसी तरह का व्यू लगता है कि एक और अनसर्टेनिटी जो थी इलेक्शन से रिलेटेड वो भी एक ओवर हो जाएगी। ओके। एंड उसके बाद भी मेरे को लगता है कि फ्लो और आएगा, कि लोग लोग क्या होता है कि क्लैरिटी की देखते हैं, अनसर्टेनिटी वाली बात नहीं है कि और क्लैरिटी आ जाएगी अगले 5 साल की। तो मुझे तो पर्सनली कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं दिखता है कि जो गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है उसी को पुश मिलेगा। जो ग्रोथ सेंट्रिक फोकस रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो रहेगा। माइनर चेंजेस होंगे वो, और वो तो देखिए, अगर हम लास्ट कई सालों से देखें तो बजट का जो रेलेवेंस था ना, जो महत्व हुआ करता था पहले, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉलिसी ऑन कंटिन्यूस बेसिस पे आ रही है। तो मुझे एक बजट्स को लेके ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट भी नहीं है और ज्यादा कुछ स्ट्रेस भी नहीं है। एक नॉर्मल इवेंट है, एक प्ले आउट हो जाएगा, और 23 तारीख के बाद फिर लोग यूएस इलेक्शन पे आ जाएंगे कि वहां का एक बड़ा इवेंट पेंडिंग है, कोई फेड मीटिंग पे आ जाएगा, तो ये चलता रहेगा। ठीक बात है। तो बजट के पहले मजबूत है, लेकिन एक लोग दबी जबान में बात भी करते हैं कि इस बार ऑप्शंस की ट्रेडिंग को लेकर जो हल्ला मचा हुआ है कि कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उसको लेकर, और नेचुरली इतना वॉल्यूम है, क्या कोई ऑप्शन के टैक्सेशन में बदलाव हो सकता है या मार्केट के किसी टैक्सेशन में बदलाव हो सकता है? होगा तो क्या बाजार उसके लिए तैयार है या फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा? ठीक है अनिल जी, आप जानते हैं मैं इस डेरिवेटिव में बहुत समय से, बहुत अर्ली स्टेज से इन्वॉल्व रहा हूं। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है जो रेगुलेटर की थिंकिंग है वो गलत नहीं है, कि एक छोटा निवेशक आजकल बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में ट्रेड करने लगा है। जिस तरह का ऑप्शन है, ऑप्शन का जिस तरह का वॉल्यूम इस कंट्री में बिल्ड हुआ है, वो थोड़ा वरिंग सम तो देखिए जरूर है। और इसमें लोगों की वेल्थ का इन्वॉल्वमेंट है। अगर किसी का बड़ा कुछ हो गया और पूरा वेल्थ साफ हो जाता है, तो एक आई थिंक रेगुलेटर और गवर्नमेंट को दोनों को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। इस तरह के कुछ स्टेप्स कोरिया में भी लिए गए थे। ओके। तो मैं उसको बोलूंगा कि मैं इसको बहुत पॉजिटिव रूप में देखूंगा। अगर कहीं कुछ एक्सेस हो रहा है और रेगुलेटर या गवर्नमेंट उसको डिस्करेज करे,
या तो टैक्सेशन बढ़ा के या मार्जिन्स बढ़ा के, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि मैं इसको एक अच्छा स्टेप बोलूंगा, क्योंकि बाजार में ज्यादा स्पेकुलेटिव चीजें बिल्ड नहीं होनी चाहिए। वो ज्यादा अपने लिए अच्छा नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहीं बबल बिल्ड हो जाता है तो फिर वो वर्टिकल फॉल आता है। तो आई थिंक जो भी रेगुलेटर का जो भी मैंने पढ़ा है और समझा है, आई थिंक स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। अगर चलिए थोड़ा सा आपने एसटीटी ऑप्शंस पे बढ़ा भी दिया, देखिए जिसको करना है वो तो आप देखिए, कुछ बोला था जिसको सिगरेट पीना होता है वो कितना भी महंगा कर लो, वो लोग वापस आ जाते हैं। ओके, तो वो कुछ दिन में सेटल हो जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट का नजरिया है कि इतने मासेस लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनका वेल्थ इरोड नहीं होना चाहिए, तो वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। लेट्स सी इसको कैसे अनफोल्ड होता है। यानी कि अगर बजट के दिन गलती से टैक्सेशन कुछ बढ़ जाए और उससे बाजार करेक्ट हो जाए तो ट्रेडर्स के लिए नुकसान और निवेशकों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका होगा, राइट? एक बेहतरीन मौका होगा, क्योंकि इंडिया में हमेशा बोलता हूँ, इंडिया बाय ऑन डिप है। अगर जैसे अब 2 मिनट हम बात करें करंट माहौल के बारे में, जी। तो देखिए अगर हम देखें कि इंडिया का रिस्क एपेटाइट बढ़ रहा है, इमर्जिंग मार्केट का बढ़ रहा है, तो बहुत कंस्ट्रक्टिव है। जबकि मेरा कंसर्न इंडिया में नहीं है, मुझे अगर कंसर्न कहीं है तो ग्लोबल मार्केट में है, पर्टिकुलरली यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेंसी है, क्योंकि लोग बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं कि चलता रहे। और वो कॉम्प्लेंसी से थोड़ा सा एक जिसको बोलते हैं ना अर्ली साइंस ऑफ डिस्टर्बेंस, मुझे यूएस मार्केट में आता है। और अगर हम इसको और भी थोड़ा डेटा देखें, अगर हम लोग क्रॉस एसेट क्रॉस मार्केट की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयड वॉल जितने भी एसेट क्लास हम लोग ट्रैक करते हैं ग्लोबली, उसमें कहीं से एक स्पाइक आता हुआ दिखता है। अगर जब भी इस तरह का मूवमेंट आएगा तो एक साइन ऑफ कॉशन आ जाता है कि वॉलिटी स्पाइक कर रही है। वो जो हम लोग प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू विजुलाइज कर पाते हैं, उसको हमको लगता है कि एम्प्लॉयड वॉल से एक बढ़ने का ग्रेजुअली बढ़ेगी। तो वो बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करूंगा। डेवलप मार्केट के लिए ज्यादा कॉशियस हो, इंडिया में इतना कॉशियस बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे बड़ा कुछ हो जाता है ग्लोबली, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आता है। बट इसलिए बहुत सारे निवेशक हम लोग को पूछते हैं, हमको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हम लोग बहुत क्लैरिटी के साथ बोलते हैं कि भाई अगर अगला 10 साल का व्यू है तो इंडिया में रहो। यहाँ रिस्क प्रोफाइलिंग आपके फेवर में, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ ज्यादा अच्छे मिलेंगे बजाय ग्लोबल मार्केट से, इंक्लूडिंग यूएस ऑल्सो। ठीक बात है। तो भारतीय बाजारों के लिए अच्छा है। संजीव जी, आपको जाना माना जाता है कि आप बड़े बोल्ड कॉल लेते हैं, चाहे स्टॉक्स पर हो चाहे मार्केट्स पर हो, और पोजीशनिंग बहुत तेज़ी से करते हैं। इलेक्शन के ठीक पहले आपने काफ़ी लार्ज कैप्स भी खरीदे हैं और वो ठीक भी साबित हुए हैं। ये बताएं कि सर इस वक्त आपका क्या व्यू है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स को लेकर? किस तरह से आपकी पोजीशनिंग है? कहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? देखिए अगर हमारा पहला एक चीज समझे कि ये सामने लार्ज कैप बढ़ाए, तो इसलिए बढ़ाए कि हमारा पोर्टफोलियो को हमें थोड़ा लिक्विड रखना था इवेंट के टाइम पे, चाहे इलेक्शन हो चाहे बजट हो, तो हमारा लिक्विडिटी पे फोकस था लास्ट कई महीनों से। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मिड और स्मॉल में नेगेटिव हूँ। ओके, बट क्या होता है कि अगर हम रिस्क के हिसाब से, अगर हम लोग जैसे बोलते हैं वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिटर्न्स ऑफ बाय प्रोडक्ट, तो हमको रिस्क को देखिए अच्छे से मैनेज करना है पोर्टफोलियो में। और उसमें लिक्विडिटी रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क होता है। अगर कोई भी सिचुएशन ऑड हो जाती है, अगर लिक्विडिटी आपके फेवर में है और आपका पोर्टफोलियो लिक्विड है, तो आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं होता है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूंगा, अगर देखिए इस लेवल पे, जो जिस लेवल पे बाजार है, इस लेवल पे सबको अपना रिस्क प्रोफाइलिंग और अपना रिस्क एपेटाइट और अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को रीअसेस करना चाहिए। अगर आपके पास 5 साल का 10 साल का होराइजन है स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। बहुत बड़ी तेजी लगती है, हम लोग बोलते हैं ना ये डेकेड हमारा है, मे बी आधी सेंचुरी हमारी है। लेकिन अगर किसी का 5 महीने का ही व्यू है, ओके, काफी लोग आते हैं, लोग बातें बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन जब बाजार गिरता है तो उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन उतना बड़ा होता नहीं है। तो वो असेस अगर कर ले, अगर 5 महीने का व्यू है, तो फिर आप जैसे फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप है, या कुछ थीमेटिक फंड है, जो उस तरह में आप शिफ्ट कर सकते हैं। बट हर आदमी को अपना रिस्क को असेसमेंट करना चाहिए। अब जैसे हम लोग अपने पोर्टफोलियो में क्या किया, हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में देखिए लार्ज कैप बढ़ाया, मिड कैप थोड़ा कम किया और स्मॉल कैप भी बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने स्मॉल कैप घटा दिया, मिड कैप थोड़ा सा एक्सपोजर कम किया, बट स्मॉल कैप का मेंटेन किया और लार्ज कैप को बढ़ाया। वो हमारे रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, जो एनालिटिक्स हमको दिखता है, और हम तो एनालिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, तो वो हिसाब से हमने माइनर ट्यूकिंग अपने पोर्टफोलियो में की है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि हम लोग उस चीज को लेके नेगेटिव है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन बड़ा है तो मिड एंड स्मॉल में पक्का रखना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है, तो फिर लार्ज कैप पे रहना चाहिए। ठीक बात है। एक और स्पेस जहाँ पर आजकल बड़ी ज़बरदस्त मजबूती रही है, कभी गिरते ही नहीं है, सरकारी कंपनियों के शेयर। पीएसयू फंड्स लॉन्च करने में, पीएसयू स्टॉक्स निवेश करने में आप लीडर थे, मतलब सबसे अर्ली इन्वेस्टर्स जिसे मैं कह सकता हूँ। रेलवे, डिफेंस, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड।
अब क्या व्यू है, क्या आपको लगता है कि कुछ एक्सेस हो गए हैं और आपने अपने एक्सपोजर कम किए हैं, या अभी भी आप पॉजिटिव और बुलिश है? देखिए अनिल जी, हम लोग 2021 से इस पे बात करते हैं कि वैल्यू थीसिस वापस आ रही है, और ये डिकेडल व्यू है, एक दिन का व्यू नहीं है। और वैल्यू थीसिस में सबसे एप्ट क्या था? पीएसयू। क्योंकि दो रीजन से पीएसयू फिट होते हैं। एक तो पीएसयू स्टॉक्स बहुत ही लिक्विड है, अगर आपको 2 करोड़ शेयर, 5 करोड़ शेयर बेचना बेचना है हमारे इंस्टीट्यूशन के एंगल से, तो भी हम कर पाते हैं। दूसरा, उनके मल्टीपल सस्ते थे और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत था उसके अंदर, तो बहुत आइडियल सिचुएशन था। हमने भी बहुत अर्ली स्टेज पे इसको पार्टिसिपेट किया, और अभी भी हम बोलते हैं कि हम बहुत कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन हमारा जो काम करने का आपको तरीका है कि हम सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन बहुत फास्ट करते हैं। कहीं पे यूफोरिया बिल्ड हो जाता है तो उसको प्रून डाउन कर देते हैं, और कहीं पे वापस कोई चीज निगलेक्टेड टेरिटरी में आती है तो हम उसको रीबिल्ड करते हैं या फ्रेश पोजीशन भी लेते हैं। तो हमारा ये एक्सरसाइज कंटिन्यूस बेसिस पे, जिसको हम लोग मनी फ्लो एनालिटिक्स के थ्रू करते हैं, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन हम लोग अभी भी पीएसयू स्पेस पे बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं, वैल्यूज एज अ थीसिस पे बहुत कंस्ट्रक्टिव है। तो लेकिन हम सेक्टर और स्टॉक रोटेशन करके उसको मेंटेन करते हैं, अपना एक्सपोजर मेंटेन करते हैं, लेकिन शिफ्टिंग करते रहते हैं, क्योंकि हमको भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देना है। तो कहीं रिस्क बढ़ जाता है तो उसको हम प्रून करते हैं, और कहीं रिटर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं तो उसको भी प्रून करते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप कई बार सेक्टर रोटेशन में बिलीव भी करते हैं, उनको जल्दी पकड़ने में भी विश्वास करते हैं, क्या अब आपको यहाँ से क्या अच्छा लगता है? कहाँ आपको वैल्यूएशन कंफर्ट है, ग्रोथ है, यहाँ आपको लग रहा है रिजल्ट्स भी ठीक रहेंगे? आप निवेश करना हो तो कहाँ करेंगे? देखिए, एक तो हमने लास्ट ईयर मेटल्स निकाला था और फार्मा। ओके, अगर हम दोनों सेक्टर, फिर मैं नए पे बात करता हूं, तो मुझे मेटल्स अभी भी अच्छे लगते हैं। भले ही एक इजी फेज वहां पे भी खत्म हो गया है, लेकिन अगर वो भी एक अंडर ओन सेक्टर है। दूसरा फार्मा, ओके, अभी भी ओवर ओनरशिप में नहीं आया, अंडर ओन तो नहीं बचा, जो जनवरी फरवरी 2023 में जो हमने जब ढूंढा था। तो अभी भी मुझे फार्मा सेक्टर अच्छा लगता है। फिर हमने जनवरी में अपना एक कंजम्पशन फंड लॉन्च किया था, तो मुझे जनवरी से हम लोगों को एक अर्ली साइंस दिखे थे कि रूरल इकोनॉमी में एक ऑप्शन, अर्ली डेटा पॉइंट्स आ गए थे। अगर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखेंगे तो एक सेंस आया था कि कहीं चेंज होता हुआ दिखता है। तो हमको एक कंजम्पशन, एक नई थीम जो हमने जनवरी में ढूंढी थी, वो काफी अच्छे से प्ले आउट हो रही है। उसमें लगता है मुझे काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिल्कुल अंडर ओन सेक्टर है, लोग उसको हेटेड टेरिटरी में पहुंच गया था, लोगों ने गिव अप मार दिया था उसके अंदर, तो वो भी सेक्टर अच्छा लगता है। बाकी तो लार्जर इंफ्रा, कैपिटल गुड्स अच्छे नहीं लगते हमको, लगता है उनकी एक साइकिल एक बार को खत्म हो गई है कैपिटल गुड्स की, और कैपिटल गुड्स अगर एक्सपेंसिव हो गए हैं। बट लार्जर इंफ्रा अगर थीसिस देखेंगे तो हम मेंटेन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में भी सेलेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फंड और ऑफ लेट आए हैं, तो उससे डिफेंस फंड आए हैं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइप क्रिएट हुआ है काफी स्टॉक्स को, उसको हम अवॉइड करेंगे। लेकिन लार्जर थीसिस में इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, कंजम्पशन, और अगर आप मटेरियल स्टॉक की बात करें तो ये सेक्टर अच्छे लगते हैं। शिव जी, आपके फंड में लगातार जो इन्फ्लोज आ रहे हैं, अब आप कह भी रहे हैं कल भी जैसे पॉजिटिव थे, फिर से आ रहे हैं, मतलब उस इतने पैसे लगाने के लिए मौके हैं मार्केट में आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना? बिल्कुल तकलीफ नहीं है। ये अनिल जी एक बड़ा मिथ है कि साइज के साथ रिटर्न कम हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी। देखिए, जी। इंडियन कैपिटल मार्केट भी ग्रो हो रहा है, तो मार्केट का डेप्थ और ब्रेथ भी ग्रो हो रहा है, तो हम आइसोलेशन में ग्रो नहीं हो रहे हैं ना। नए इश्यूज आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो अपॉर्चुनिटीज ही बहुत हैं। और ये अपॉर्चुनिटी इस तरह की रहने वाली है। अगर हम बैंकिंग सर्कल से बात करें तो 250 आईपीओ आएंगे अगले 2 साल के अंदर। बाप। 250 आईपीओ। बिल्कुल। नेक्स्ट फंड तरह लॉन्च की तैयारी है। है संदीप जी, कोई नियर फ्यूचर में नया नेक्स्ट फंड लॉन्च है आपका? नहीं, अभी कुछ नहीं लॉन्च कर रहे हैं। जो हमने मेजर फंड लॉन्च करने थे वो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। और हम लोग बहुत सेक्टर पे, एक जो थे ना स्मॉल सेक्टर, जैसे डिफेंस हुआ, रेलवे हुआ, उतना सेक्टर पे हम लॉन्च नहीं करेंगे। हम अपने अपने जो अप्रोच है वो थोड़ा ब्रॉड बेस रखते हैं, जैसे इंफ्रा, कंजम्पशन। ओके, हमने फार्मा लॉन्च नहीं किया, हमने हेल्थ सेक्टर लॉन्च किया, हमने टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं किया। ओके, हमने एक टीएमटी लॉन्च किया, बैंकिंग लॉन्च नहीं किया, हमने बीएफएसआई लॉन्च किया। तो हम थोड़ा ना थीमेटिक फंड को थोड़ा ब्रॉड बेस रखना चाहते हैं। जब उनकी साइकिल खत्म हो जाती है थीमेटिक फंड में, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम निवेशक को होता है कि वो स्टक हो जाते हैं। और आपकी अपॉर्चुनिटी अगर साइकिल, अगर आपने खाली जैसे कैपिटल गुड की फंड लॉन्च कर दिया और कैपिटल गुड की साइकिल पीक आउट हो गई, तो फिर उसमें रिटर्न्स बनेंगे ही नहीं। तो इसलिए हम थोड़ा उसको अवॉइड करते हैं। ठीक बात है। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन के बारे में, बजट की उम्मीदों के बारे में हमारे दर्शकों को आपने अपनी राय दी, और साथ ही दिशा भी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।